सभी सामाजिक और राजनीतिक हमारे सभी साथीगण, सामने बैठे सभी हमारे पत्रकार साथी, आप सभी को भी और आप सब के माध्यम से समस्त हरियाणा वासियों को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आपने देखा ही पिछले करीबन महीने से आप सब लोग भी हरियाणा की राजनीति में जो उतार चढ़ाव होने थे उसको इलाहाबाद उपचुनाव के माध्यम से आप लोग भी देख रहे थे, क्योंकि 11 महीने से जिस तरीके से हरियाणा के सभी बॉर्डरों पे किसान मजदूर कमेरा वर्ग बैठा है, उसमें करीबन 700-800 लोगों की शहादत हो गई है। इस बीच में जो सरकार दमन कर सकती थी जितना, वो दमन करने की लगातार उनकी कोशिशें जारी रही। पत्रकार भी उसमें नहीं छोड़े, हमारे भाई बंधु इधर भी बैठे हैं, कुल्लू जी। और इसी तरीके से कभी लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया, कभी किसी और तरीके से। लेकिन सरकार किसानों की मांग, जो पूरे मुल्क की मांग थी, उसके सामने झुकने को तैयार नहीं हुई। और उस परिस्थिति में बाई इलेक्शन हुए, और हरियाणा का बाई इलेक्शन भी ख़ास तौर पे जो एक कॉल हमारे किसान नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से थी कि भाई जो लोग हमारे साथ खड़े हैं वो अपने अपने पद छोड़ करके आओ। उस पृष्ठभूमि में ये चुनाव हुआ। हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन के सहयोगी जेजेपी और जो दूसरी पार्टियां वो, और जो मुख्य विपक्ष है, उन सब के मिलकर के चुनाव लड़ने के बावजूद भी आखिर में वहाँ पर अभय चौटाला जी की उनकी जीत हुई। और ये जीत सच्चे मायने में अगर आप देखो तो एक मैंडेट मैं समझता हूँ कि जो किसान आंदोलन का जो व्यापक स्वरूप है उसके लिए ये हुआ है। सरकार ने पूरी कोशिश करी कि धन बल का प्रयोग करें, सत्ता का दुरुपयोग करें, हर तरीके से लोगों को लालच, लोभ, प्रलोभन देने की उनकी कोशिश करी। लेकिन आखिर में इलाहाबाद के लोगों ने, क्योंकि मैं भी उस संसदीय क्षेत्र में 3 बार खुद चुनाव लड़ा, 5 चुनाव मैंने दूसरे देखे, टोटल 8वां चुनाव मैंने देखा कि जिस तरीके से लोग लगे हुए थे वो मंसूबे उनके पूरे नहीं हुए। तो मैं सबसे पहले तो इलाहाबाद के साथियों को और किसान बंधुओं को, कमेरा मजदूर वर्ग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक पूंजीवादी व्यवस्था की गुलाम जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, उनको सबक सिखाने का काम किया। और ये जनादेश, महंगाई, बेरोजगारी, रोज़ बढ़ते डीजल पेट्रोल के भाव, आज हालांकि कई दिन के बाद एक ऐसा दिन आया है, क्योंकि कल ही नतीजे आए। तो देखो, ये भी टेम्परेचर चेक करने जैसा ही मामला है। जनता ने हिमाचल में उनको साफ़ किया, बीजेपी को, कई और प्रदेशों में उनके अनुरूप रिजल्ट नहीं रहे। तो आज पहला दिन है कई दिन के बाद जब पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। तो जनता थोड़ी सी भी अंगड़ाई लेती है तो उसका असर जो है वो महंगाई और तमाम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के ऊपर दिखाई देता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब में भी बहुत सी बातें आएंगी, मैं सभी साथियों का यहाँ पर एक बार स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है कि दिवाली के आसपास सभी साथियों से आपसे भी मिले और कुछ चर्चा भी करें। और जो परिणाम आए हैं उससे एक बात स्पष्ट है
कि आज हरियाणा की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, नया विपक्ष और नया विकल्प चाहती है, जो मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में। कांग्रेस की स्थिति के पीछे क्या कारण मानते हैं सर कि अभी भी वो फूट वाला सिलसिला है, उसकी वजह से इतना मार्जिन कम रहा, जमानत भी नहीं बचा पाई? देखिए, ये तो साफ दिखाई दे रहा था वहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आए तो ये सोच के थे कि भाई अब बीजेपी जेजेपी नीचे जा रही है और कांग्रेस में चलो विधायक बन जाएंगे। तो तीसरा चुनाव वो लड़ रहे थे तो हैट्रिक भी उनके खिलाफ ही गई। लेकिन उनको मैंने पहले ही चेता दिया था। एक दिन मेरे को रोड पे रात को वो भी कैंपेन करके आ रहे थे और हम भी लोगों से मिल के आ रहे थे। हमने तो कहा था कि जो इलाहाबाद की जनता चाहेगी भाई हम फैसला लेंगे। तो रात को वो मिल गए थे चौपटा में, तो मैंने उनको बता दिया था कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ चल रहे हैं और ये लोग जो जिनके भरोसे पे आप चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं यही आपको हराने में लगे हुए हैं। तो ऐसा मामला कभी देखा नहीं था वहाँ की। जमानत जब्त कांग्रेस की हुई है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा ये तो वही तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिम्मेदारी जवाबदेही ये वहाँ पर इस तरह की बातें अब कोई उसका औचित्य है नहीं। तो इसलिए ऐसे ही चलता रहेगा, फूट भी चलती रहेगी, अनुशासनहीनता भी चलती रहेगी, गुटबाजी भी होगी, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और ऐसे ही कांग्रेस रसातल की तरफ जाती रहेगी। क्योंकि बीजेपी के साथ साठगांठ करके जब तक वो राजनीति करते रहेंगे उनको ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो जमानत जब्त हुई है वो कांग्रेस की है, पवन बेनीवाल की है या कुमारी सैलजा की? नहीं, ये तो पूरी कांग्रेस की है। जब कांग्रेस का उम्मीदवार है और जो लोग वहाँ पर जा कर के बीजेपी के लोगों के जो बीजेपी जेजेपी का उम्मीदवार था उसके लिए ये कहेंगे उनके परिवार के लिए कि हमारे दोस्त हैं, तो मैसेज किया जाएगा। तो अधिकतर कांग्रेसी में जब गांव में गया तो मैंने देखा कि वो भाजपा की मदद करने में लगे हुए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों को लड़ाई लड़ने का दायित्व जनता ने दिया इस लोकतंत्र में, इस हरियाणा के अंदर, वही लोग जो है बीजेपी के जो है पूरी तरीके से सहयोगी बन करके काम करें। तो ये चार पार्टियों की हार है एक तरीके से, बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस और हलोपा। ये सब लोगों का संयुक्त रूप से जब कैंडिडेट हो, धन बल का, सत्ता का हर तरीके से दुरुपयोग हो, तो आपने देखा है कि खुद अधिकारी लोग पैसे बांटने में लगे हुए थे। खुद उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है शासन का, ये पूरी उनकी कोशिश रही। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि शर्मनाक हार इनकी हुई है। ना बीजेपी में किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ना अभी तक कांग्रेस में। अभी तो सामने आएंगे ही नहीं कई दिन तक, तो क्योंकि उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, लोगों को आकर के फेस करे। कांग्रेस की बात और साहब, कांग्रेस जींद और इलाहाबाद में क्यों, बड़ौदा में क्यों नहीं रहा कांग्रेस का ऐसा? देखिए, बड़ौदा में तो पहली बात उस समय किसान आंदोलन नया मामला शुरू हुआ था और लोगों को लगता था कि भाई ये वो है। वहाँ दोस्ती निभाने की कोशिश करी थी पर एक्सपोज हो गए थे। पहले संयुक्त उम्मीदवार वहाँ पर जो है कांग्रेस बीजेपी का एक और आ रहा था, वो पर्दाफाश जब हमने किया तो उम्मीदवार वहाँ पर बदला गया। यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर पाए। तो जींद का जहाँ तक मामला है, जींद में भी उस समय तो हम लोगों ने, मैंने तो पहले ही कहा था, ये आप पुरानी वीडियो देख लो चुनाव की, तो मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी थी इसलिए जमानत बच गई थी। अब तो जमानत खुद जब्त करवाने वाले वहीं पे पूरा घूम रहे थे। कोशिश उनकी थी कि किस तरीके से हम भाजपा को जितवा दें ताकि ये पूरा किसान आंदोलन का जो नैरेटिव है वही ख़त्म हो जाए। और मैं कल रतिया गया था, रतिया से वापस दिल्ली आया, कुछ बड़े राजनीतिक लोगों से मैं वहाँ पर चर्चा कर रहा था। वहाँ भी यही बात आ रही थी कि भाई ये इलाहाबाद में ये क्या हुआ, इतने कम मार्जिन से क्यों वो हुए। और अगर ये परिणाम थोड़ा सा भी उलट हो जाता तो मैं समझता हूँ कि जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग, गरीब आदमी जिन्होंने हर सर्दी गर्मी बरसात वहाँ पर लू चलती हुई उसमें बैठ कर के ऐसी सरकार को जगाने का और उनको हमेशा ये उनकी कोशिश रही कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे, वो तो पूरा ख़त्म कर देते हैं मामला। तो ये विपरीत परिस्थितियों में मैं समझता हूँ कि ये सारा जो आया है रिजल्ट वो सबके लिए आई ओपनर है। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनको भी
सोचना चाहिए कहाँ कमी रही, कैसे रही, और आगे हरियाणा के लोगों को दिशा तय करनी है कि किसके साथ वो मजबूती से खड़े होकर के अपने आप को महफूज समझते हैं और लड़ाई लड़ सकते हैं। हुड्डा साहब का एक स्टेटमेंट है कल का, उन्होंने कहा कि वैसे चौटाला को मैं जीत के लिए बधाई तो दूंगा, लेकिन साथ में सवाल भी पूछूंगा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था तो फिर दोबारा चुनाव क्यों लड़ा। तो हम भी सवाल पूछ लेते हैं कि जब किसानों ने, किसान संगठनों ने सबको कहा था तो उन लोगों ने क्यों नहीं छोड़ी। कोई हम INLD के उस पे तौर पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं उन्हीं किसान और हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूँ, जब कॉल दिया गया क्या पद इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके साथ चिपक करके ही राजनीति करनी है और फिर दूसरा बीजेपी को जितवाने का प्रयास करना है। तो धीरे धीरे किसान आंदोलन की सबसे बड़ी देन हरियाणा के अंदर और देश के अंदर ये है कि किसके किसके साथ तार भिड़े हुए हैं, कौन किसके इशारे पर काम करता है, कौन जेल जाने से डरता है, किसने कितने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए कमा रखे हैं। ये अब साधारण किसान को भी, मजदूर को भी, गरीब आदमी को समझ में आ गया और उनको जहाँ मौका मिलेगा वही मैं समझता हूँ कि वैसी ताकतों के खिलाफ वो अपना झंडा बुलंद करेंगे और मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने तुरंत जीत के बाद बाहर निकलते ही ऐलान किया कि किसानों के लिए मैंने इस्तीफा दिया था, किसानों ने दोबारा जिताया और किसानों की जीत है, और दोबारा फिर किसान कहेंगे तो मैं फिर इस्तीफा देने से गुरेज नहीं करूँगा। ये सवाल इस वजह से क्योंकि जो उनकी जीत में आप ही शामिल रहे थे, सहयोगी रहे। देखिए, ये तो किसानों के नाम पे ये चुनाव हुआ, उन्हीं की वजह से वो सीट खाली हुई थी। तो कोई भी व्यक्ति है तो स्वाभाविक है कि जिस कोज़ के लिए उन्होंने छोड़ी है उस बात को रखेंगे, और किसानों के बीच में जाना तो सबको जाना चाहिए। तो वो भी जीत करके दोबारा जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस भी तंवर साहब किसानों के साथ है, तो किसानों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, क्या बात? कहाँ किसानों के साथ है कांग्रेस? वो शैलजा और सबके बयान आपके देखिए, 70,000 एकड़ ज़मीन तो ये तो ऑन रिकॉर्ड, प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड बेची गई है। यहाँ से आप चले जाओ, जितने हाईवे हैं, टीकरी बॉर्डर, उधर गुड़गांवा, उधर चंडीगढ़, उसके आसपास जो ज़मीन है उसका लेन देन, उसकी माल मढ़ाई, उसका CLU किसने किया है? ये हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों, आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो बादली के अंदर, बादली किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है और किसने वो CLU करे हैं। जो ज़मीन रिलायंस ने 22 लाख रुपए प्रति एकड़ ली थी, आज 24 लाख रुपए का वहाँ पर 100 गज का प्लॉट मिल रहा है। 22 लाख रुपए एकड़ खरीद के 24 लाख का 100 गज ज़मीन दे रही है। तो यही तो गोरख धंधा किया इन लोगों ने, यही काले कारनामे करे हैं, और इसी की वजह से आज जेल में जाने के डर से वो सरेंडर है सारे। ये और जितनी बारीकी से लोगों को समझ में आ जाएगा उतना मैं समझता हूँ कि जन आंदोलन मजबूत होगा और हमारा जो ये है हरियाणा, ये भी बचेगा, यहाँ का एक एक बाशिंदा भी बच पाएगा। तो ये जो परिणाम आया उसका आपको लगता है कि हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं दिख रहे सामने, कुछ असर पड़ेगा या कुछ बदलाव आपको नजर आ? नहीं, बदलाव तो यही है कि लोगों के सामने जैसे ही मजबूत विकल्प दिखाई देगा, जहाँ भी अभी अगर हम देश के उपचुनाव देखें, 30 उपचुनाव थे सारे चुनाव को मिला करके, तो बीजेपी की भी सीटें कम हुई हैं, कांग्रेस की भी सीटें कम हुई हैं। ये दोनों राजी हो रहे हैं। वैसे ही दूसरे लोग जो है उन्होंने बढ़त हासिल करी है। तो मुझे लगता है कि अगर इस हरियाणा के अंदर हम मजबूत विकल्प देने की स्थिति में नया कुछ क्रिएट अगर कर पाएंगे, नया नेतृत्व तैयार कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पर हरियाणा का रुझान उसकी तरफ होगा। 19 के आपने एक मुद्दा उठाया CLU का। CLU 2009 से 2010 के बीच में जब रिलायंस को जमीनें दी गई, जिस पार्टी ने दी, आप उसके 2014 तक अध्यक्ष बने रहे। जब मतलब विपक्ष आरोप लगाता रहा, तो उस पार्टी के नेता भी आरोप लगाते रहे कि आपको CM पद की जरूरत है, वो आपने पार्टी छोटी या निकाला गया उसको हम अलग रख दे। अभी आपने इस मुद्दे पे कोई आवाज नहीं, मैं तो आज तक भी नहीं निकाला हूँ। चोर मेरे को क्या निकालेंगे भाई? जो डकैत हैं वो मेरे को क्या निकालेंगे? मैंने तो खुद छोड़ी है। मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, मुद्दा इसका मतलब ये क्या है कि आप जिंदगी भर चुप रहोगे क्या? 3 साल आप बोले कोई बात नहीं। देखिए, मैं तो 6 साल अध्यक्ष था, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी को अपने अंदरूनी कमज़ोर करें। ये उनका काम हो सकता है, लेकिन जब हम बाहर आ गए, बहुत सी चीज़ें ऐसा तो ना कि आपको बचपन से ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धीरे धीरे आदमी सीखता है, देखता है, और तब जब व्यवस्था खराब लगती है उसके खिलाफ मजबूती से संघर्ष करने के लिए सोचता है। कोई ये जरूरी नहीं है ना कि आप पहले दिन से ही वो मामला शुरू कर दो। हमें भी बहुत चीज़ों की जानकारी बहुत बाद में मिली है, और जब समझ में आ गई हमने छोड़ दिया। जिस चीज़ को आ जाएगी वो जल्दी छोड़ देंगे।
जिसको नहीं आएंगी वो वहीं पड़े रहेंगे, सड़े रहेंगे। तो बाद से सर आप सक्रिय राजनीति में क्यों नहीं हो कहीं? आप नहीं, मैं तो सक्रिय हूँ। आप वो चुनाव नहीं लड़ते? वो आपको लगता नहीं, अभी हमने मोर्चा बनाया है, हमारी कोई पार्टी नहीं है ये, और मोर्चे का काम ये है कि अच्छा नेतृत्व हम पूरे प्रदेश में, देश में तैयार करें। जब हमारा सिस्टम जुड़ जाएगा, सेना तैयार हो जाएगी, फिर हम किसी जहाँ कुछ करना होगा वहाँ कुछ करेंगे। ये भी इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति में क्योंकि 2.5-3 दशक हमने दिए तो हमारा कोई उसमें स्टैंड नहीं होगा या हम चुपचाप बैठे करके देखते रहेंगे, लोग ऐसे ही कत्लेआम करते रहेंगे जनता का। हमारा जो दायित्व है, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हम अपनी भूमिका निभाने में लगे हुए हैं, और समय आते आते जो आप चाहते हो वैसा ही कर देंगे। सर 19 का आम चुनाव जो था उसमें आप जेजेपी की नैया पार लगाते हुए दिखाई दिए, 21 के उपचुनाव में आप आईएनएलडी को जिताते हुए दिखाई दिए। अगला कोई बाई इलेक्शन या इलेक्शन आता है, किसी को सहारा लगाते हुए मिलेंगे या फिर किसी से खुद को सहारा लगाने का भी काम कुछ होगा? नहीं, देखिए, क्योंकि हमने लंबे समय तक राजनीति करी है और कोई अपने को ऐसा नहीं कि कोई बहुत तगाजा हो किसी चीज़ का। राजनीति में इतना ठहराव बहुत कम व्यक्तियों में होता है, नहीं तो आदमी इधर उधर कूद काद करके और अपना वो कर लेता है। जब हमने उनको सपोर्ट किया था तो हमने ये समझ के किया था कि वो अच्छे के लिए वो करेंगे। अब वो बीजेपी में चले गए, हमारा उनसे कोई मामला बनता नहीं है। और जहाँ तक आईएनएलडी की बात है, वो तो हमने पिछले चुनाव में मदद करी थी उनकी। पिछले चुनाव में भी अभय चौटाला जी की हमने उस समय मदद करी है, और फिर दोबारा जब उन्होंने कहा, हमारे साथियों से हमने फिर चर्चा करी, लोगों के बीच में गए। एलनाबाद के लोगों ने कहा नहीं जी, किसान मजदूर का मामला है, गरीब आदमी की ये लड़ाई का सवाल है और इसका एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा, तो आप समर्थन करिए। तो हमने समर्थन कर दिया। जहाँ तक आगे का सवाल है, वो तेल देखो, तेल की धार देखो और अपना भारत मोर्चा का वार देखो। राहुल जी की तरफ से कोई ऑफर भी आपके पास आया? देखिए, मैं ऑफ़र तो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ करके हमा लिए। मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो बोलना भी नहीं चाहता लेकिन सारा सिस्टम देखने के बाद मेरे को ये लगता है कि जो जो वहाँ पर है उनका भविष्य, भाग्य सब जो है अंधकार में है, और जितनी जल्दी उनको समझ में आएगा उतनी जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। और नहीं तो देखो, जिन्होंने जब जहाज़ क्रैश होना है और चाहे पानी का जहाज है, समुद्र में डूबना ही है, अब जिसको डूबने का शौक़ है वो वहीं रहे और देखते रहे। जैसे अभी पवन जी का बन गया, वो उत्तर प्रदेश में एक कहावत चलती है, मैंने वो बोली भी है। वहाँ कहते हैं कि भाई चौबे जी जो है, छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी हो गए। तो पवन बेनीवाल आया तो ये सोच के था कांग्रेस में कि भाई हमें जीत मिलेगी, एमएलए बन जाएंगे और ये जो एक एंटी बीजेपी जेजेपी वेव है इसका हमें फ़ायदा होगा। लेकिन हो गया उल्टा। उनको थोड़ा ना पता था, ये सोच के कभी आदमी थोड़ा ना वो करता है कि मैं यहाँ आऊँगा मेरे साथ गलत हो जाएगा। लेकिन यही कांग्रेस है, इसी का ही नाम कांग्रेस है। लेकिन इस आम चुनाव से तो बड़े अलग चुनाव आपको, ये तो आप मानते हो कि आम चुनाव से बिल्कुल अलग प्रोस्पेक्टिव था। अगर आम चुनाव में तो धारणा आपको लगता है बदल सकती है आने वाले समय? नहीं, धारणा बदलने की तो लड़ाई, हम तो धारणा बदलने के लिए तो काम कर रहे हैं कि भाई नया सिस्टम इकट्ठा करो, सारे बढ़िया बढ़िया लोग उसमें आइए, नया नेतृत्व, चाहे वो अलग अलग सेक्शन की बात हम करें, जिन लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है और अंत में उनको वहाँ पर ठगा महसूस उन लोगों ने किया है, और ना कोई नीति है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांतों की राजनीति है, केवल और केवल अवसरवाद जहाँ पर हावी है। तो उससे ऊपर उठ करके कुछ नया मंच तैयार हो, मोर्चा तैयार हो, वही हम अपना भारत मोर्चा कर रहा है। भाजपा का जेजेपी का विरोध तो बहुत था, लेकिन कांडा बराबर से आगे 6-7 जाते विरोध के बावजूद। बराबर वही मैं कह रहा हूँ ना कि कई गाँव में वो प्रचार भी नहीं करने उनको घुसने नहीं दिया था, वहाँ भी वो चुनाव जीत गए। तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों की भी मानसिकता है उसको हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ये है। कहीं ना कहीं वो खिन्न है, छिन्न है आज की जो वर्तमान नेतृत्व उससे, और इसीलिए लोगों का जहाँ मन करता है फिर वो वोट दे देते हैं। यही आने वाले समय में समझाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हरियाणा का जो मतदाता है वो बहुत जागरूक है, और समय आने पर, क्योंकि अब जब विश्वास ही खत्म हो गया तो फिर जनादेश ऐसा ही होगा। जब विश्वास पैदा होगा, नए सिरे से लोगों की भावनाओं के अनुरूप कोई भी पार्टी, कोई संगठन अगर काम करेगा, तो मैं समझता हूँ कि ठीक परिणाम भी होंगे उसके।
पंजाब में अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई तो लगता है हरियाणा में लोग साहब तो पुराने की तैयारी कर रहे हैं। वो बीजेपी के ऊपर निर्भर है, बनवाना चाहेगी तो बीजेपी बना देगी। हाँ, इसमें भी 5-7 दिन पहले चंडीगढ़ में मुलाकात हुई थी। हाँ, तब ये फैसला, ये नतीजे आए हैं जो अभी आए हैं। साहब एक सवाल है, जैसा आपने उदाहरण दिया कि यूपी का, मतलब ये मतलब किस तरह का होता है कि समझ नहीं आता कि कांग्रेस किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, किसी को अध्यक्ष बनाती है, तो और बड़े पद की लालसा में पार्टी छोड़ के कोई बीजेपी में जाता है, कोई दूसरी पार्टियों में, वहाँ वो दूबेजी बन के भी खुश रह जाते हैं। ये किस तरह का सिनेरियो बनता है, समझ नहीं आता। थोड़ा एक बार क्लियर करें इसको। देखो, ये तो जो गए हैं और जिन से आपका ये सवाल है, वही उसको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। लेकिन केवल पद की भी लालसा नहीं होती, ये आपको लगता है। हमारे को तो कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी भी बना रही थी, और पार्टियों ने भी बहुत कुछ ऑफर दिए थे, लेकिन हम तो नहीं गए। तो इसलिए जिन लोगों को केवल और केवल अपना स्वार्थ दिखता है, व्यक्तिगत स्वार्थ, और जब देश प्रदेश समाज और किसान मजदूर गरीब नहीं दिखता है, वो इस तरह का स्टैंड लेते हैं। और अंत में मैं समझता हूँ कि कौन क्या स्टैंड लेता है, लॉन्ग टर्म में यही मायने रखते हैं। और किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि भाई जो होगा तटस्थ, समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो तटस्थ होकर के आप गलत होते हुए अगर देख रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि उस पाप के आप भी भागी हो। और